तो पहले आपको ये पता हो कि ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता उन्हें हम कहते हैं संरक्षी बल। और ये आपको पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि विद्युत स्थितिज ऊर्जा का या किसी भी स्थितिज ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल तभी आता है जब उस वस्तु पर लगने वाले बल संरक्षी बल हो। और वैद्युत स्थैतिक बल भी कैसे बल है? संरक्षी बल। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो कि संरक्षी या असंरक्षी बल क्या होते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो की लिंक दे दी है, वहां जाकर के आप उसको पढ़ सकते हो। और आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विद्युत स्थितिज ऊर्जांतर या विद्युत स्थितिज ऊर्जा को किस तरह से परिभाषित किया जाता है और r दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच में जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है उससे संबंधित सूत्र का डेरिवेशन या निगमन किस तरह से करते हैं। मान लीजिए कि किसी वस्तु को मैं एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता हूं, वो दूसरी बात है कि संरक्षी बल की दिशा में लेकर जाऊं या फिर उसके विरुद्ध लेकर जाऊं। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में संरक्षी बल जो भी कार्य करेंगे उसकी जो ऋणात्मक वैल्यू है वो आपको फाइनल स्थिति और इनिशियल स्थिति के बीच में क्या देगा? स्थितिज ऊर्जा का अंतर। जैसे मान लो संरक्षी बल होते हैं Fc कंजर्वेटिव फोर्स, और अगर वो दूरी के साथ बदल रहे हैं तो कार्य कैसे निकाला जाता है? बल का समाकलन विस्थापन या दूरी के सापेक्ष कहां से कहां तक, शुरुआती स्थिति या शुरुआती दूरी से कहां तक, फाइनल स्थिति तक ले जाने में। तो ये संरक्षी बल जो भी कार्य करेंगे उसकी जो ऋणात्मक वैल्यू है वो आपको फाइनल स्थिति और इनिशियल स्थिति दोनों के बीच में जो भी स्थितिज ऊर्जा का अंतर है वो दे देगा। अब ये स्थितिज ऊर्जा का जो नाम है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके संरक्षी बल है कौन से। बात करूं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की तो यहां कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है। अगर दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी ri थी, अगर आपको rf करनी है तो हमें ये देखना है यहाँ पर संरक्षी बल कौन से लग रहे हैं, तो उनका नाम है वैद्युत स्थैतिक बल। तो बीच की दूरी को ri से rf करने में वैद्युत स्थैतिक बल जो भी कार्य करेंगे उसका जो ऋणात्मक मान है वो आपको क्या देगा? फाइनल स्थिति और इनिशियल स्थिति के बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर। कभी कभी क्या होता है कि हम दोनों स्थितियों के बीच के स्थितिज ऊर्जा के अंतर में इंटरेस्टेड ना होकर के एक स्पेसिफिक दूरी पर जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो हमें करना क्या होता है कि अपना शुरुआती बिंदु इस तरह से लेना होता है जहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 आता है। और अगर आप एक निश्चित दूरी पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना चाहते हो तो आपको शुरुआती बिंदु ऐसा लेना पड़ेगा जहां पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान 0 हो। यहां भी वो कहां होता है? वैद्युत क्षेत्र के बाहर, मतलब अनंत पर। तो अगर आप ये चाहते हो कि दो आवेश r दूरी पर रखे हुए हैं उनके बीच में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताओ, तो आपको करना क्या है? दूसरे आवेश को ऐसी जगह से ला करके r दूरी पर रखना है जहां वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो ही ना, और वो कहां होता है? वैद्युत क्षेत्र के बाहर। तो अनंत से दोनों आवेशों के बीच की दूरी r करने में वैद्युत स्थैतिक बल जो भी कार्य करेंगे उसका ऋणात्मक मान आपको क्या देगा? दोनों आवेशों के बीच में r दूरी पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान। अब चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको ये समझाता हूं कि r दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा से संबंधित जो सूत्र है उसका डेरिवेशन किस तरह से किया जाता है। तो तरीका क्या है कि आपको एक आवेश को यहीं रख करके दूसरे आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लेकर आना है, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में वैद्युत स्थैतिक बल जो भी कार्य करेंगे उसका जो ऋणात्मक मान है वो इन दोनों आवेशों के बीच में r दूरी पर जो स्थितिज ऊर्जा का मान है वो हमें प्रदान करेगा। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक आवेश है q1 और हमें क्या करना है? अनंत से दूसरे आवेश q2 को इसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर के आना है जब तक इन दोनों के बीच की दूरी r ना हो जाए। ये जो क्षेत्र है, ये जो मैंने डॉटेड रीजन बनाया है, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है q1 का। इसके भीतर अगर q2 आया तो वो आकर्षित या प्रतिकर्षित होगा, और इसके बाहर q2 पर q1 कोई भी बल नहीं लगा। अब मान लो कि जब मैं q2 को q1 के पास लेकर जा रहा हूँगा तो q1 और q2 के बीच की दूरी कभी x भी रही होगी। x यहाँ पर क्या है कि बीच की दूरी शुरुआत में कितनी थी? q1 और q2 के बीच की अनंत, करनी कितनी है? r। तो ये जो हमारा x है वो अनंत से तो छोटा है मगर r से बड़ा है, मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जो कि r और अनंत के बीच की है। इस स्थिति में क्या होगा? अगर ये दोनों आवेश धनात्मक हैं तो q2 को q1 दाईं तरफ क्या करेगा? प्रतिकर्षित, और इस पर दाईं तरफ लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो कूलाम के नियम से पता किया जा सकता है, k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
Q1 Q2 और अपॉन में बीच की दूरी जो है x, उसका क्या कर दिया मैंने स्क्वायर। और ये जो हमारा बल है Q2 पर वो किस तरफ लगेगा, दाईं तरफ। अब इस वैद्युत स्थितिक बल की वजह से होगा क्या कि ये आवेश जो है वो दाईं तरफ भागेगा, और अगर मैं इसे दाईं तरफ जाने से रोकना चाहता हूं तो मुझे उतना ही बल बाईं तरफ लगाना पड़ेगा। तो मैंने जो बल लगाया उसे मैं कह देता हूं एक्सटर्नल फोर्स या फिर बाह्य बल। और बाह्य बल का जो मान है वो वैद्युत स्थितिक बल के मान के बराबर लेकिन उसके विपरीत होगा। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का k Q1 Q2 अपॉन में कितना, एक्स स्क्वायर। अब न्यूटन के प्रथम नियम से इस आवेश पर लगने वाला जो नेट बल है वो हो गया शून्य। और न्यूटन का कहना यह है कि अगर किसी आवेश पर नेट बल शून्य है तो या तो वो आवेश वहीं रुका रहेगा या फिर दाईं तरफ या बाईं तरफ भी जा सकता है, लेकिन एक नियत वेग से। अब मुझे आवेशों के बीच की दूरी को कम करना है तो मैं इसे एक नियत वेग से कहां लेकर आता हूं, Q1 के पास। और अगर मैं इसको थोड़ा सा बाईं तरफ विस्थापित कर दूं, बहुत ही थोड़ा सा, मान लेता हूं ये क्या है, dx, तो देखो बल भी लग रहे हैं इस पर, आवेश पर, और विस्थापन भी हो रहा है तो कार्य भी होगा। तो मैं पता करूंगा कि ये जो वैद्युत स्थितिक बल है इसको थोड़ा सा dx विस्थापन प्रदान करने में कितना कार्य करेंगे। तो वो कार्य कैसे निकलेगा, बल गुणा विस्थापन से निकलेगा। और इस छोटे से विस्थापन का मान कैसे निकाला जाएगा कि Q2 की जो भी स्थिति है Q1 के सापेक्ष अंतिम स्थिति, उसमें से क्या करेंगे, प्रारंभिक स्थिति को घटा देंगे तो हमें एक छोटा सा विस्थापन मिल जाएगा। विस्थापन इतना कम है कि यहां से यहां तक आने में बल का मान बदलता ही नहीं है। अगर आप वास्तव में देखोगे तो कूलाम के नियम के प्रयोग से अगर x बदलेगा तो बल बदलेगा, लेकिन x को हमने इतना कम बदला है कि बल में कोई चेंज आया ही नहीं है। तो यहां से अगर आप देखोगे कि हमारे जो वैद्युत स्थितिक बल हैं उन्होंने कितना कार्य किया, k Q1 Q2 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब देखो अगर आपको ये पता लग चुका है कि dx विस्थापन देने में वैद्युत स्थितिक बलों ने कितना कार्य किया, तो आप पूरे के पूरे प्रोसेस में कितना कार्य हुआ वो पता कर सकते हैं समाकलन विधि से। आप दोनों तरफ का समाकलन कर दें तो दाईं तरफ वाला जो समाकलन है वो है x के सापेक्ष। तो x का शुरुआत में मान कितना था, अनंत, तब हमने कोई भी कार्य नहीं किया था, और बीच की दूरी को हमें करना कितना है, r, और उसमें जो भी कार्य हुआ वही मैं पता करना चाह रहा हूं कि वैद्युत स्थितिक बलों ने कितना कार्य किया है। तो यहां dw का समाकलन तो w आ जाएगा, और उसकी अगर आप लिमिट्स लगाओगे तो 0 से w तक। यहां जो जो चीजें बदली ही नहीं है वो सब बाहर, k कांस्टेंट है बाहर, Q1 Q2 बाहर, x का x के सापेक्ष समाकलन हो सकता है, ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, x की पावर -2, इसका x के ही सापेक्ष मुझे समाकलन करना है अनंत से r तक। समाकलन के बाद हम ये जो लिमिट्स है वो कैसे लगाते हैं, पहले w की जगह w, माइनस लगाकर 0, और यहां पर अगर आप देखोगे k Q1 Q2 तो एज इट इज आ जाएगा। x की पावर -2 का x के सापेक्ष क्या होगा समाकलन, पावर में एक जोड़ देते हैं तो -2 + 1, और अपॉन में जो भी नई पावर है वो एज इट इज -1, और लिमिट्स कहां से कहां तक, अनंत से r तक। अब आप देख पा रहे होगे कि बाईं तरफ तो क्या बन जाएगा, w, ये क्या है, वैद्युत स्थितिक बलों द्वारा पूरे प्रोसेस में किया गया कार्य, और दाईं तरफ क्या आएगा, k Q1 Q2, और यहां पर क्या बनेगा, x की घात -1 और अपॉन में -1, लिमिट्स हमारी वही अनंत से r तक। अगर मैं इस -1 को बाहर लिख दूं तो वैद्युत स्थितिक बलों द्वारा किया गया कार्य कितना आ जाएगा, माइनस का k Q1 Q2, और x की पावर ये जो -1 है इसको मैं 1/x भी लिख सकता हूं, और इसके बाद अब मैं लिमिट्स डाल दूंगा इन्फिनिटी से r तक। तो ये जो बल है उसका मान क्या आएगा, माइनस का k Q1 Q2, पहले अगर मैं r डालूंगा तो 1/r, और माइनस लगाकर फिर लोअर लिमिट डालूंगा तो -1/∞। 1 अनंत क्या होता है, 0। तो यहां से वैद्युत स्थितिक बलों द्वारा किए गए कार्य का मान कितना आ गया, माइनस का k Q1 Q2 बाय r। अब देखो ये बात तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी थी कि एक आवेश को वहीं रखते हुए दूसरे आवेश को अनंत से r दूरी तक लाने में वैद्युत स्थितिक बल जो भी कार्य करेंगे उसका जो ऋणात्मक मान है वो आपको क्या देगा, आवेशों के बीच की स्थितिज ऊर्जा। तो अगर ये वैद्युत स्थितिक बलों द्वारा किया गया कार्य है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसका ऋणात्मक मान, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, k Q1 Q2 बाय r। तो स्टूडेंट्स अब आप समझ सकते हो कि दो आवेश Q1 और Q2 अगर एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, k Q1 Q2 बाय r। ये जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, कोई सी भी ऊर्जा हो,
वो एक अदिश राशि होती है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से संबंधित जब आप आंकिक प्रश्न सॉल्व करें तो के का मान तो हमें पता ही है 9 × 10⁻⁹। बीच की दूरी तो आप डालें मीटर में, तो दोनों आवेशों को जब आप यहां डालें तो कुलाम में कन्वर्ट करने के बाद और साइन के साथ डालें। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ डाल दें, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ डाल दें, और अगर अपोजिट है तो अपोजिट साइन के साथ डाल दें। साथ के साथ आपको ये बात याद रखनी है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक ऊर्जा है, तो उसका जो मात्रक है वो होता है जूल, और इसका जो विमीय सूत्र है वो होता है ml/T-2। एक और बात आपको याद रखनी है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या किसी भी ऊर्जा से संबंधित बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली एक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में संबंध होता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो ये भी आपको बहुत सारे आंकिक प्रश्नों में प्रयोग करना है, तो आप इस वैल्यू को याद कर लें। तो स्टूडेंट्स, पहला जो आंकिक प्रश्न मैंने सेलेक्ट किया है वो कुछ इस तरह से है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन एक दूसरे से 0.53 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हैं। तो हमें दोनों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान पता करना है, जबकि स्थितिज ऊर्जा का मान अनंत पर 0 लिया गया हो। अब देखिए, ये बात तो हमें पता ही है कि हाइड्रोजन परमाणु सबसे सिंपल परमाणु होता है। इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है जिसका आवेश होता है +E, और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश है -E, एक r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर घूम रहा होता है। और E का मान आपको पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो दो आवेश अगर Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो अभी हमने देखा है उनके बीच में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान होता है K Q1 Q2/r। K का मान हमें पता है 9 × 10⁹, और दोनों ही आवेश बराबर होने की वजह से अगर मैं चिन्ह के साथ रखूं तो क्या मान आएगा 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और ऋणात्मक चिन्ह के साथ, क्योंकि आवेश विपरीत प्रकृति के हैं। आवेश डाल दिया मैंने कूलम्ब में, बीच की दूरी 0.53 जो एंगस्ट्रॉम है उसको कन्वर्ट कर देता हूं मीटर में, तो ये जो ऊर्जा निकल कर आएगी मेरी वो आएगी जूल में। अगर मैं इसी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहता हूं तो 1.6 × 10⁻⁻19 से कर देता हूं इसको मैं विभाजित। आप देखोगे 1.6 × 10⁻⁻19 से 1.6 × 10⁻⁻19 कट हो जाएगा, और यहां आप देखोगे 10⁹ और -19 फिर से मिलकर कितना हो जाएगा 10⁻−10, इससे ये -10 कट, और 1.6 × 9 करके जब आप 0.53 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 27.2, और इसका जो मात्रक होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रहे कि ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो तब वैलिड है जब आपने स्थितिज ऊर्जा का मान 0 कहां लिया हो, अनंत पर। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, उससे संबंधित आंकिक प्रश्न किस तरह से करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स के किसी निकाय के अंदर 2 से अधिक आवेश उपस्थित हैं, तो इस बहुल आवेशों वाले निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करके हम किस तरह से निकाल सकते हैं वो आप इस वीडियो पर क्लिक करके जान सकते हो। और अगर आप पहले अध्याय विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर रखी है, इसमें जाकर के आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। और अगर टॉपिक प्लेलिस्ट में नहीं है तो कमेंट करके मुझे बताओ, जल्द से जल्द उस टॉपिक पर मैं आपको वीडियो प्रदान करूंगा।